रिया 16 साल का बच्चा ने 3 दफा हामिला कर दिया। मैंने उसे बच्चा समझा पर वो जवान निकला। जब मना करती तो वो मुझे एक चीज दिखाता और मैं मजबूर हो जाती। वो पूरी रात मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेले रहती थी। एक दिन वो 16 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से ये ख्वाहिश जाहिर करेगा, मैंने कभी सोचा भी ना था। पर मैं क्या करती, मैं हसीन थी, पैसा मेरी जरूरत। मैंने सोचा वो 16 साल का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट तक ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी उसने तो पूरी रात ही। मेरी उम्र 23 साल थी लेकिन मैं अपनी उम्र से कई ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी लेकिन कोई मदद ना करता क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर मैं अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब एक 16 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद वो कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफा देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैं उन्हें सर से पांव तक उसे देखा। कद काट में वो बेहतर ही था लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे मुआफी की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तो तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, बाजी 5 साल का तजुर्बा है, मैं 11 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगे। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वो बच्चा अकेला क्या है, सही है, सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? वो कहने लगा, मैं तन्हा ही हूँ, वालदैन हयात नहीं है, पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था। फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं मजीद काम बढ़ आना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आंखें बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई ही किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने मुआफिक रकम भी मिल जाती जिससे मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ये वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर वो 16 साल का था और मैं आसानी से उससे अपनी हर बात मनवा सकती थी। खैर अपना देखकर मैंने मामला पक्का किया क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम असद था। वो कहने लगा कि बाजी मैं रहाइश भी दुकान में ही रखूंगा क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में रहूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, भला दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है, चलो बस मुझे पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान के कुछ चीजें लाकर डाल दी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ था। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रश लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने ही अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी ये किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी दफा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन इस बच्चे ने न केवल मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया था बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात ये थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें इस बच्चे से सामान खरीदने आती थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी असद से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं वो दरवाजा खोलकर असद से बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी हो गई। मैं भी एक तरह तन्हा ही थी, इसलिए मुझे असद का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर असलम को फालिज का अटैक हुआ था। उसके बाद वो बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे। इसलिए मैंने खुद असद से बेतकल्लुफी बढ़ाई थी ताकि वो ये छोड़ कर न जाए और मेरी लगी बंदी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ वो इतना सीधा सादा भी नहीं है। इस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ बेतकल्लुफी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर
के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। वो मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वो दुकान में ही गुजारता था। असलम को भी इस बात पर कोई एतराज न था, क्योंकि मेरे लिए तो वो 16 साल का बच्चा ही था। असद के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक सी आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो असद से कह दिया करती। मौसम बदलने की वजह से असलम की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। असद ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि असलम को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। असलम तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल असद के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर असद मुस्कुरा कर कहने लगा, तो बाजी बच्चा पैदा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? असद की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। अब मैं उसे कैसे बताती कि असलम बिस्तर से लगा था, पर वो इस काबिल नहीं था कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। शादी के शुरू के सालों में असलम नहीं चाहता था कि हम देखी झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की कमी महसूस की तो असलम इस काबिल नहीं रहा कि बच्चा पैदा कर सके। उसे अचानक ही फालिज का अटैक हुआ था और उसके बाद वो किसी काबिल न रहा। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही असलम का साथ निभा रही थी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। असद ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, बाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना। जल्दी आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। असद की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वो अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था। जिसने इतनी सी उम्र में हिम्मत नहीं छोड़ी थी। असद ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, और उसके बावजूद भी वो दुनिया के मेले गुम नहीं हुआ था। न केवल उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वो असलम के भी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो असद ही मेरे शौहर की खिदमतें करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर असद हमेशा खामोश हो जाता था। असद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके अलावा और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। ना बच्चा पैदा करना चाहती थी अपनी जिंदगी में, मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन असद इसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे तो मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो असद ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि बाजी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये कैसे मुमकिन था? असलम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बात बन सके, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपती हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते असलम को बताई तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुरा कर कबूल कर लो। असलम की बात पर मैं हैरान रह गई थी कि वाकई मैं असलम के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो असलम की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर ये कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं असलम के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो मैं अपना ख्याल रखने लगी। असद को भी ये बात पता चल गई थी। वो भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जब भी दुकान से फारिग होता तो घर में आता। असलम को नहलाने धुलाने का काम उसने अपनी ही जिम्मे ले लिया था। असलम के अक्सर वहीं खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वो असलम के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि असद के आने से तो हमारी जिंदगी बदल गई है। अब तो वो मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी, और फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो न ही मेरे जैसा था और न ही असलम जैसा, बल्कि हैरत बात ये थी कि वो हो बहो असद के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी असद की, और फिर असद ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। कहने लगा, बाजी दिन रात आपने मुझे इतना साबित देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जो माँ हमल के दिनों में जिसे ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। असद के बात पर मैं न केवल चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतने कम उम्री में ही उसे इन सब बातों की भी मालूमात थी।
खैर मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर असद ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देना शुरू कर दिए। मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठा ली थी। बल्कि मेरी क्या, असलम की भी। वो बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 9 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर से उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी मैं दोबारा उम्मीद से कैसे हो गई, जबकि मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे और अब तक एक दफा भी हामिला मैं नहीं हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर उसके जिम्मेदारी अलग से उठानी थी। मैं इसी परेशानी में थे कि असलम ने मुझे समझाया और कहने लगा कि जब खुदा की तरफ से नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वही दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर उससे कहा कि हमारी जिम्मेदारी असद के कंधों पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो उसका खर्चा भी असद के कंधों पर आ जाएगा। खैर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे असलम का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती थी। उन्हें तो असद ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था तो मेरा और असद का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक हार कर गहरी नींद सो जाती। असद अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जागा करता था और वो उन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा इस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। असद ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वो बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी इसका खून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी असद उन्हें ली थी, चाहे वो मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्री में ही वो हमारा पूरा घर चला रहा था। लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वो बिल्कुल गैर था। अचानक असद किसी काम से कमरे में आ गया और वो ऐसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली तो फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती है। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामिला है। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है, जो आपके नसीब से मुझे ये सब मिल रहा है। वो ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वो और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर पहले जैसे उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने असलम को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो असद आ गया। वो कहने लगा, बाजी उन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे असद को पकड़ा दिए। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का ग्लास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का ग्लास पकड़ा और असद का शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों को लेकर चला गया। इत्तिफाक ये हुआ कि मेरे हाथ से दूध का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी आंख लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। और फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज पर असद की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी मैंने कुछ नहीं किया, आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी। तो मैं हर रात आपका सौदा करता हूँ, इसीलिए मैं कोई ना कोई गाहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूँ। दरअसल घर के हालात की वजह से असलम भाई बहुत परेशान थे और वो किसी तरह परेशानी को खत्म करना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीद व फरोख्त का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। मेरी चीखों की आवाज पर असद अभी दौड़ता हुआ चला आया था। असद को देखकर वो आदमी कहने लगा, असल तो तुम कह रहे थे कि ये होश में नहीं होगी, मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जाग रही है। उस आदमी की
बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। असद भी घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या माजरा है। वो आदमी गुस्से में बस उनको गालियां देते हुए निकल गया और मैंने नफरत से उससे पूछा था ये सब क्या है। तब जाकर असद ने मुझे कहा कि आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस घर को चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा कर दिया करूं। इसीलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता, आप सो जाती है और ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि असलम भाई तो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ वो जो गलत नहीं किया जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेचा है। असद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर असलम को देखा तो वो नजरें चुराने लगा, फिर खुद ये कहने लगा कि मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए, मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका, खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर रहा, इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि असद कैसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि ये हर रात तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करे। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता चलता था। असद ही किसी गाहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले गाहक लौट जाता। चय होने से तुम खुश हो गई और हमारे घर के हालात बदल गए और मैं बस इतना ही जाता था। असलम की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए असद के साथ मिलकर उसने मेरी ही वजूद का सौदा किया है। मैं जारोकतार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने असद के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले वफाक जरूर काटता था, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, नहीं उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पटी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरत की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने असद को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे जिनके बाप का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ निकली थी जो ये जान नहीं पाई थी कि ये बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। जो मैं इन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ असद नहीं था बल्कि असलम भी था, लेकिन मैं क्या करती, मैं असलम के निकाह में थी, इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। असद दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसे दुकान में कुछ जमाशुदा पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। गाहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी जल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है मैं नहीं जानती, मगर मैंने उन्हें पैदा किया है, इसलिए उनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही है? क्या मेरे शौहर को ये हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़के पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।